गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मयूरियन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे मयूरियन एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ, फिर एंड तक चलेंगे। अशोका के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र जो है चाणक्य के बारे में, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोशल लाइफ कैसी थी, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ हम मैं बाहर रखूँगा, आर्ट और कल्चर। आर्ट जो है, आर्ट फॉर्म्स जो है, जो स्कल्पचर्स है, जो आर्किटेक्चर है, वो मैं इससे बाहर रखूँगा क्योंकि वो हम लोग जो है आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हमें कहाँ से पता चलता है कि मयूरियन एम्पायर का आखिर सोर्सेज क्या है, कहाँ से हम लोग जान सकते हैं। जो मयूरियन एम्पायर 321 बीसी से जो है 185 बीसी में चला है, और पैन इंडिया एम्पायर जो पहला सबसे बड़ा एम्पायर, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डायनेस्टी है इंडियन हिस्ट्री की, और ख़ासकर पर्सपेक्टिव अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री का लें, ठीक है, इसकी हिस्ट्री जो रिकन्स्ट्रक्ट हुई है वो बहुत सारे रिसोर्सेज से हुई है। चाहे वो लिटरेरी रिसोर्सेज भी हैं, जो किताबें लिखी गई हैं, या इंस्क्रिप्शंस हैं जो पत्थरों पे, पिलर्स पे लिखी हैं, वहाँ से फॉरेन अकाउंट्स जो बाहर से एम्बेसडर्स आए, जो ट्रैवलर्स आए उसने, या फिर हमने जो आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग की है, इन सारी चीज़ों से हम लोगों ने जो है एंशिएंट हिस्ट्री का जो मौर्यन एम्पायर है, ठीक है, उसकी जो है उसकी हिस्ट्री को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया है। लिटरेरी सोर्स में अगर देखें तो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य या जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं, उनके द्वारा लिखी गई, ठीक है। ये किताब जो है ना, इसमें बहुत सारी ट्रीटीज दी हुई हैं कि कैसे स्टेट क्राफ्ट करनी चाहिए, किस तरह स्टेट बनाई जा सकती है, कैसे पॉलिटिक्स चलाई जा सकती है, इकोनॉमी कैसे चलाई जा सकती है एक स्टेट की, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूरा एक बड़े ही डिटेल में जो है चाणक्य ने लिखा है, ठीक है, अपनी बुक अर्थशास्त्र। इसने बताया भी है कि मयूरियन ब्यूरोक्रेसी कैसी है, कैसे काम करें सर्वेंट, सिविल सर्वेंट्स कैसे काम करते हैं, किस तरह से हमने जो इकोनॉमी है, जहाँ टैक्स कैसे लागू किए हैं, ठीक है। एस्पोनेज मतलब जासूस फैलाए हुए हैं पूरे जो है स्टेट के अंदर, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस तरह से स्टेट वर्क कर रही है, उसके ऑफिशियल्स कैसे वर्क करें, करप्शंस को चेक करते हैं, वहाँ की गवर्नेंस कैसी चल रही है। तो अर्थशास्त्र एक बड़ा सोर्स है कौटिल्य के द्वारा जो दिया गया है, जिसको चाणक्य भी कह सकते हो। तो फिर है इंडिका, एक किताब है जो मेगास्थनी ने लिखी हुई। इंडिका, मेगास्थनी कौन था? ये ग्रीक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त के कोर्ट में आया था रहने के लिए कुछ अर्सा। उसने इंडिका लिखी थी, जो उसमें भी मयूरियन एम्पायर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ, उसकी कास्ट, उसकी सोसाइटी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कहता है, जो पाटलिपुत्र शहर था, जो कैपिटल सिटी थी, वो कैसी है। उसने एक और चीज़ मेंशन की कि एब्सेंस ऑफ स्लेवरी, इंडिया में जो है स्लेवरी नहीं है, बाद में तो प्रेवलेंट हो गई लेकिन तब नहीं थी। जो मौर्यन एम्पायर है उसमें जो है स्लेवरी का एब्सेंस बताया गया है। तो एक हो गया अर्थशास्त्र, फिर इंडिका है जो मेगास्थनी की है, फिर एक और है मुद्रा राक्ष। ये जो है ना विश्वकदा ने लिखी है। विश्वकद ने एक संस्कृत ड्रामा है जो डिस्क्राइब करता है कि मयूरियन एम्पायर कैसे पावर में आया। इसमें चाणक्य की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हैं जो नंदा के अगेंस्ट उसने यूज़ की थी, वो इसमें डिटेल डिस्कस्ड है, ठीक है। फिर महावंशा है या दीपवंश है। ये किताब जो है बुद्धिस्ट क्रोनोलॉजी है, जो श्रीलंका की, कहाँ की? श्रीलंका में। ये क्या क्या डिस्क्राइब कर रही है? डिस्क्राइब करिए अशोका किस तरह से कन्वर्ट हुआ बुद्धिज़्म में, और उसकी जो मिशनरी एक्टिविटीज़ थी जो बुद्धिज़्म को फैलाने की, उसमें ये डिटेल में बताता है। तो कहीं ना कहीं हमें अशोका की लाइफ के बारे में इन किताबों से पता चलता है। महावंश और वंशा और दीपवंशा, ठीक है। फिर जैन टेक्स्ट है, आचार अंग सूत्र है, ठीक है। परिस्ता पवन है, पर्वम है। ये मेंशन करता है चंद्रगुप्त किस तरह से जो है, चंद्रगुप्त जो है लेटर स्टेज ऑफ हिज लाइफ जो है वो कन्वर्ट हो गए थे जैनिज्म में, और वहाँ से माइग्रेट करके चले गए थे कहाँ पे? कर्नाटका में, ठीक है। तो उनको इनके बारे में, इनकी चंद्रगुप्त की लाइफ के बारे में बताता है ये जैन टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो है ये लिटरेरी सोर्सेज हैं जितने मैंने आपको बताए। अगर हम इपिग्राफिक मतलब इंस्क्रिप्शंस के सोर्सेज देखें जहाँ पे जो है लिखा हुआ, तो वो अशोका के जो एडिक्ट्स है, जो अशोका ने पिलर्स लगाए हैं, जो अशोका ने और चीज़ें, वो एक मेजर सोर्स है मयूरियन हिस्ट्री का, जो हमें इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में मिलते हैं। जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है, राइटिंग है ब्राह्मणी में, क्रोश्ती और ग्रीक और आर्मेनिक, ये मल्टीपल जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है, क्योंकि एक वास्ट एम्पायर था। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है वहाँ आर्मेनिक स्क्रिप्ट में भी लिखा है, ग्रीक में भी लिखा है, ताकि लोगों को अंडरस्टैंड हो सके, लोकल लोगों को पढ़ के समझ आ सके, ठीक है। इन एडिक्ट से भी हमें जो है बहुत सारी जो है हिस्ट्री के बारे में, मयूरियन एम्पायर के बारे में पता चलता है, ठीक है। मौर्यन एम्पायर, मयूरियन जो भी है,
ठीक है। कंटेन अशोकास का जो पॉलिसीज़ थी, धर्मा की, जो नॉन वायलेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, वो इनसे हमें अब पता चलती है। कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस भी हैं, जैसे मेगास्थनी की इंडिका डिस्क्राइब करता है कि पाटलिपुत्र जो है वो, और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और उसके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, या स्तर्बो है, प्लिनी है, आर्यन है, ये भी मौर्यन ट्रेड के बारे में, उनकी इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। चाइनीज़ रिकॉर्डर जैसे शियोनजान फाहिन है, ठीक है। ये जो है मयूरियन का जो है, मौर्यन पे जो बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस था लेटर सेंचुरी का, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है। आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी, जो पाटलिपुत्र जो मॉडर्न पटना स्टेट है जिसको, यहाँ पे हमें मौर्यन एम्पायर के पैलेसेस के र्यून्स मिलते हैं, टूटे फूटे लकड़ी के स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, पिलर से बड़े बड़े हॉल मिला है। तो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस से भी हमें जो है पता चलता है। स्टूपा जो है सांची का या बरूद का ले लो, या दमेक का ले लो, सारनाथ का ले लो, जो अशोका ने बनाया था, किसको, बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए, इससे भी हम जान सकते हैं। मौर्यन पिलर्स जो हैं, जो पॉलिश सैंडस्टोन से, जिसके ऊपर लाइन कैपिटल है फेमस सारनाथ में, अब जो अब नेशनल एम्बलम है इंडिया का। तो इन सारी चीज़ों से जो है, चाहे वो फॉरेन के जो लोग आए उनसे, उन्होंने जो लिखा है जाकर घर वापस, या फिर इंडिया में लिखा जाए, इंस्क्रिप्शंस हैं, फिर या एडिक्ट्स हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं, इन सारी चीज़ों से जो है हमें मौर्यन एम्पायर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता चलता है, और हम उसको डिकोड कर सकते हैं, दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये वेरियस सोर्सेज हैं, इनको आप एक बार दो बार ध्यान से देखना, पढ़ना, समझ आएगा। अगर हम इंट्रोडक्ट करते हैं, अगर मौर्यन एम्पायर कब शुरू हुआ। मौर्यन एम्पायर देखो, पहला इतना बड़ा लार्ज एम्पायर था इंडिया की हिस्ट्री का, समझे, जिसने क्या किया, यूनिफाई किया, मतलब जोड़ा गट्ठा किया पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक रूल के अंदर, सिर्फ एक बादशाह के अंदर, जो किसके द्वारा बनाया गया था, चंद्रगुप्त के द्वारा। कब, 1321 BC में। एम्पायर जो है ना वो एक्सपैंड किसकी वजह से, मिलिट्री कन्क्वेस्ट की वजह से हुआ, और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो एफिशिएंट है ना, तो फिर जो है इतना बड़ा एम्पायर जो है बनाया भी जा सकता है। बना तो मिलिट्री देगी कन्क्वेस्ट करके, लेकिन उसको जो है, उसको कंसोलिडेट करना, उसको गवर्न करने के लिए आपको एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, वैसे काबिल लोग चाहिए। तो मौर्यन एम्पायर जो है ना, मौर्यन एम्पायर ने इंट्रोड्यूस किया सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस मतलब पावर जो है वो कंसंट्रेटेड थी, बादशाह जो ऊपर एम्परर बैठा है उसके हाथ में, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, ठीक है, और प्रमोटेड बुद्धिज्म अंडर अशोका रूल, वो हम बाद में देखेंगे। कुछ की हाईलाइट जो मौर्यन एम्पायर की हैं वो ये है कि पहला तो ये फाउंड किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कैपिटल पाटलिपुत्र में थी, जो प्रेजेंट डे पटना है। इसका ग्रेटेस्ट रूलर जो है वो अशोका द ग्रेट था, जो 268 BC से लेकर 223 BC के अराउंड आया। टेरिटोरियल एक्सटेंट अगर देखें तो कवर कर रहा था मोस्ट ऑफ जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। सोचो कितना बड़ा होगा, बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक। एडमिनिस्ट्रेशन देखे तो सेंट्रलाइज थी, मैंने आपको बताया। टैक्स सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम था। एक वास्ट स्पाई नेटवर्क था जासूसों का। रिलीजन जो है इनिशियली पहले हिंदुइज्म था, फिर जैनिज्म आया चंद्रगुप्त के टाइम, फिर बाद में अशोका के टाइम बुद्धिज्म आ गया। कमज़ोर डिक्लाइन क्यों हुआ, क्योंकि वीक रूलर थे आफ्टर अशोका लेड द एम्पायर। इतना बड़ा एम्पायर बना दिया कि अब जो है इतना कोई स्ट्रॉन्ग रूलर ही नहीं था कि उसको जो है संभाल सके, कंसोलिडेट करके वैसे ही रख सके। तो जो है ये थोड़ा बिखर गया अशोका के बाद, ठीक है, क्रिज्मेटिक लीडर ही नहीं आया। अब हम क्रोनोलॉजी में वेरियस जो हैं पढ़ते हैं किंग्स। चंद्रगुप्त पहला था जिसने ये एम्पायर बनाया और ग्रेटेस्ट रूलर है इंडियन हिस्ट्री का, वन ऑफ दी। उसने डिफीट किया किसको, नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके, याद रखना नंदा डायनेस्टी को जो है ओवरथ्रो करके, ठीक है, और ये एम्पायर बनाया उसने, कॉन्कर की वास्ट लैंड्स जो है नंदा के बाद भी, और एस्टेब्लिश किया पहला सेंट्रलाइज्ड एम्पायर इंडिया में, ठीक है, किसकी गाइडेंस के अंडर, चाणक्य, ठीक है, जिसको हम कौटिल्य भी कहते हैं। ही बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर इंडियन एम्पायर। अर्ली अगर लाइफ और राइज ऑफ पावर हम चंद्रगुप्त की देखें तो माना जाता है कि अराउंड 340 BC के अराउंड वो पैदा हुए हैं, और बिलीव टू बी एक कोई हम्बल ओरिजिन के थे। पॉसिबली लोग ये कहते हैं या तो वो क्षत्रिय थे या शूद्रा बैकग्राउंड के थे, कंफर्म नहीं है कि वो क्षत्रिय ही थे। मेंटोर इसका चंद्रगुप्ता था, एक ब्रिलियंट स्ट्रेटजिस्ट जिसने हेल्प किया नंदा डायनेस्टी को गिराने में, और धनानंदा को डिफीट करके, जो लास्ट नंदा रूलर था, नंदा एम्पायर को ख़त्म करके और अपना मौर्यन एम्पायर बनाया।
ठीक है। अगर आपको चाणक्य की गाइडेंस के बारे में पता करना है तो आप ये संस्कृत टेक्स्ट जो है ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुद्राराक्ष में जो है, मुद्राराक्ष जो है वो बुक में जो है इनकी पूरी डिटेल दी हुई है, चाणक्य का मेजर रोल बताया गया है। एक्सपेंशन कैसे हुआ मयूरियन एम्पायर को, देखो इन्होंने सेलेकस जो नेक्टर है, एक ग्रीक जर्नल ऑफ था अलेक्जेंडर का, इसको हराया। अलेक्जेंडर की जो है ना, अलेक्जेंडर ने नॉर्थ वेस्ट तक जब अपना कॉन्कर किया था तो उसने पीछे जो है अपने गवर्नर्स छोड़े हुए थे, अपने जनरल्स छोड़े हुए थे, जो उसके बिहाफ पे जो है वो क्या करते थे, रूल करते थे। तो इन्होंने 302 बीसी में जो है नेक्टर को हराते हैं, फिर गेन करते हैं टेरिटरी जो प्रेजेंट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टेरिटरी, ये जो है नेक्टर से, जो सेलुलस नेक्टर है उससे हासिल करते हैं। साइन करते हैं ट्रीटी सेलुलस के साथ और उसकी डॉटर के साथ शादी करते हैं और रिसीव 500 वॉर एलिफेंट उनसे रिसीव करते हैं। एस्टैब्लिश करते हैं पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल, एक पावरफुल आर्मी बनाते हैं। एग्जाम्पल मेगास्थनी जो एक ग्रीक एम्बेसडर है वो विजिट करता है चंद्रगुप्त के कोर्ट में और लिखता है और डिस्क्राइब करता है मौर्यन एम्पायर को, जो हमने ऊपर देखा। कन्वर्जन टू जैनिज्म कुछ लास्ट डेज में, लेटर उसकी लाइफ में क्या है, चंद्रगुप्त एक मॉन्क बन जाते हैं, जैन मॉन्क, किसके अंडर, आचार्य जो थे भद्रबाहु, उसके अंडर, ठीक है। ये एक बहुत बड़े जैन जो है मॉन्क थे, भद्रबाहु के अंडर आके, ठीक है। और अपना थ्रोन छोड़ देते हैं इन फेवर जो उनका लड़का है बिंदुसारा, उसको देकर सब कुछ सपुर्द करके और खुद एक मंक लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं 297 बीसी और मूव टू कहाँ पे, शत्रवंग बेल गोला एक जगह है कर्नाटका में, और परफॉर्म करते हैं वहाँ जैन फास्टिंग टिल दैट, कौन सी, सालेखान, मतलब कि मरने तक जो है भूखा रहना, फास्टिंग करते हैं। जैन टेक्स्ट मेंशन करती हैं हिज पिलग्रिमेज टू शरवान, जो जगह का नाम है शरवाना बेल गोवाला, जहाँ पे एक हिल है वो चंद्रगुप्त के नाम पे ही रखी गई है, ठीक है। लेगेसी अगर चंद्रगुप्त मौर्य की देखें, देखो फाउंडेड द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर, उसने पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनिफाई किया और एक्सपैंड किया सेंट्रल एशिया तक, एस्टैब्लिश किया एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और मिलिट्री सिस्टम, और इंस्पायर किया लेटर रूलर्स को, जैसे गुप्ता एम्पायर है या फिर अशोका है, इतने बड़ा एम्पायर जो है बनाने के, ठीक है। तो ये कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में था। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर देखें तो पहला तो मैंने बताया आपको सेंट्रलाइज्ड था, कि किंग के पास एब्सोल्यूट पावर थी, वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी, वेरियस लोगों के लिए वेरियस काम थे, मतलब एक रोल स्पेसिफिक जो है ऑक्यूपेशन थी। एफिशिएंट गवर्नमेंट थी, सबसे मोस्ट एफिशिएंट गवर्नमेंट जो अगर एंशिएंट इंडिया की बोले। डिज़ाइन किसके द्वारा की गई थी, चाणक्य के द्वारा। उसने डिस्क्राइब भी किया इसको, पूरी तरीके से बताया भी अर्थशास्त्र को किस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक रूल, एक एम्पायर चलाना चाहिए, ठीक है। अगर हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो किंग जो है सम्राट, वो सुप्रीम अथॉरिटी था, वो मिलिट्री का भी, जुडिशरी का भी और एडमिनिस्ट्रेशन मैटर का, बोलते उसके पास एब्सोल्यूट पावर थी। तो मंत्री परिषद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे वो किंग की मदद करते थे, ठीक है, काम काज करने में। एक महामंत्री होता था, ये सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जिसको कहा जा सकता है, सेनापति एक होता था जो आर्मी का हेड होता था, चीफ ऑफ आर्मी, कमांडर है ना। अच्छा, एक सेनाध्यक्ष होता था, ट्रेजरर, सनिदत्त मतलब ट्रेजरर जो पैसा वैसा रखेगा, मतलब ट्रेजरी में। अच्छा, एक सम्राहत होता था, रेवेन्यू ऑफिसर। ये जो है ना, ये चीज़ें याद रखने की, ये एग्जाम में आ सकती है। महामंत्री होता था, मंत्री परिषद होती थी, ठीक है, सनिदाता होता था, अच्छा सम्राहत होता था जो रेवेन्यू ऑफिसर है, फिर पुरोहित एक रिलीजियस एडवाइजर भी होता था, ठीक है। वैसे तो चंद्रगुप्त एब्सोल्यूट मोनार्क था कि वो जो कहेगा वही होगा, लेकिन वो एडवाइस भी लेते थे अपने मिनिस्टर से, जो जैसा जो है अर्थशास्त्र में जो है कौटिल्य ने बताया भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जो पुरोहित है, सम्राट है, जो सेनापति है, महामंत्री हैं, ये सारे जो है ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हुआ करते थे, ओके। और फिर जो है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मगध है, देखो ना, एम्पायर को ना 4 मेन प्रोविंस में डिवाइड किया गया था और हर एक को रूल करता था कुमार, मतलब रॉयल प्रिंस या गवर्नर, ठीक है। जैसे उज्जैन जो था वहाँ पे अशोका जो है गवर्नर था, तो जो रॉयल जो राजकुमार होते थे वो जो है, या फिर कोई गवर्नर जो है वो 4 इन प्रोविंसेस में होते थे। जैसे मगध जो पाटलिपुत्र है वो मेन कैपिटल था, नॉर्थ वेस्ट में जो है टैक्सिला दूसरा था, तीसरा वेस्ट में उज्जैन, और तीसरा साउथ में जो है सुवर्णगिरी थी, सुवर्णगिरी, ठीक है। तो ये 4 जो है मेन बड़े प्रोविंसेस में जो है डिवाइड किया हुआ था, किसको, मयूरियन एम्पायर ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है।
ओके। अगर हम डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखें तो प्रदेश को होता था एक प्रदेशिका जो है एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता था जो डिस्ट्रिक्ट की अवर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखता था। जैसे आज मॉडर्न डे में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ठीक है, या फिर डीएम होता है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उस टाइम पे जो है प्रादेशिक होता था, ठीक है। ये जो है डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट देखता था। राजुका जो था वो जो है रेवेन्यू ऑफिसर था जो मैनेज करता था लैंड टैक्स। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे राजुका। युक्ता जो था वो अकाउंट मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो है उसको मेंटेन करता था। ग्रामिका जो है विलेज का हेड होता था जो रिस्पॉन्सिबल होता था विलेज लेवल से। तो सोचो विलेज लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर ओके फिर जो है सेंट्रल लेवल तक, तो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड की हुई। मेन प्रोविंसेस में गवर्नर है, फिर जो है प्रदेशिक जो है वो डिस्ट्रिक्ट में काम करता है। ग्रामिका जो है ग्रामीण से याद रखना, ग्राम से, ठीक है, पंचायत राज से ग्राम होता है ना, ग्राम पंचायत, उससे याद रखना। ग्रामिका जो था एक विलेज हेड होता था जो रिस्पॉन्सिबल होता था लोकल गवर्नेंस चलाने के लिए। विलेजेस जो थी वो सब सेल्फ सफिशिएंट थी, ठीक है, जो कमा रहे हैं वो खरे, बट ऑफिशियल्स जो है वो इंश्योर करते थे कि टैक्स कलेक्शन और जस्टिस हो, कि विलेजेस इंडिपेंडेंटली जो है रहती थी, ठीक है। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का बात, जो सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे। अगर हम रेवेन्यू सिस्टम देखें तो भाग, जिसको कहते हैं भाग कहते थे, हिस्सा, तो 1/6 जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका 1/4 हिस्सा जो है, एक छठा हिस्सा 1/6 जो है प्रोड्यूस जो है वो एज ए टैक्स कलेक्ट किया जाता है। अच्छा टोल भी होता था, शुल्का जिसको बोलते थे। ये जो है ना, ये चार्ज किस पे किया जाता है? ट्रेड और मार्केट जो प्लेसेस है वहाँ पे ये टैक्स कलेक्ट किया जाए, ट्रेड रूट्स पे भी, ठीक है। इरिगेशन टैक्स होता था, जो वाटर रिजर्वायर, जो बड़ी बड़ी लेक्स हैं उनको जो है मेंटेन रखने के लिए भी जो है इरिगेशन टैक्स कलेक्ट किया जाता था। कस्टम ड्यूटीज़, जो इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रही है चीज़ें उस पर कस्टम ड्यूटी भी अप्लाई होती थी। सोचा जाए तो कितना एडवांस जो है टैक्स रेवेन्यू सिस्टम है मयूरियन एम्पायर का, जो आज तक वैसा ही चल रहा है। जो मौर्यन एम्पायर है वो, अब रोड नेटवर्क्स तो एक्सटेंसिवली बनाए हुए थे, उन्होंने मेंटेन करने के लिए उन रोड नेटवर्क को, ताकि जो क्या है ट्रेड जो है वो इजी हो सके, मटेरियल्स जो है रॉ मटेरियल, फिनिश गुड जो है इजी हर डेस्टिनेशन पे पहुंच सके, उसको मेंटेन करने के लिए जो है टैक्स लगाया जाता रहा था, टोल टैक्स लगाए जा रहे हैं, तो पैसा उसको मेंटेन करने में भी जाता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखें तो आर्किटेक्चर जो है वो जो है अच्छी कंडीशंस में था। अगर मिलिट्री की बात करें तो लार्जेस्ट मिलिट्री है एंशिएंट की, 6 लाख की इन्फेंट्री। अगर ये ज़्यादा भी हो तो भी अगर हाफ भी कर दो तो फिर भी 3 लाख कोई कम फौज नहीं होती, वो भी इन्फेंट्री। 30 लाख की कैवेलरी, 9,000 एलिफेंट और 8,000 चैरियट्स। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट, इनफैक्ट लार्जेस्ट ही बोल लो, लार्जेस्ट आर्मी थी तब की। नेवी और स्पाई सिस्टम जो था वो प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रेड और एनिमीज़ की जो एक्टिविटीज़ है उन पे निगरानी रखने के लिए जो है ना नेवी थी, और स्पाई सिस्टम था, जासूसी। जैसे मेगास्थनी जो ग्रेट एम्बेसडर, उन्होंने मेंशन किया मौर्यन एम्पायर जो है वो मोस्ट पावरफुल है अभी पूरी दुनिया में। जुडिशरी और लॉ देखे तो किंग जो है वो हाईएस्ट जज था, मतलब वो जो फैसला सुना देगा वो आखिरी होगा, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट है। धर्म महामंत्री थे। अब ये जो है ये मोरल कंडक्ट और इंश्योर करते थे कि जस्टिस हो सोसाइटी में, इसके लिए धर्म महामंत्री होते थे। कोर्ट डिफरेंट लेवल पे थी, जो कोर्ट हैं देखो, जैसे आज सेंटर पे, प्रोविंसेस पे, डिस्ट्रिक्ट में, विलेज में आज भी है ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब आज का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, तो वैसे विलेज कोर्ट तक भी होती थी। सीरियस क्राइम्स के लिए डेथ पेनल्टी थी, सजाए मौत। अशोका की जो धम्मा पॉलिसी थी उसने इंट्रोड्यूस किए बहुत सारे रिफॉर्म ताकि जस्टिस और मोरल गवर्नेंस जो है और फेयर हो। अशोका का धम्मा एडमिनिस्ट्रेशन देखो, धम्म महामंत्री जो थे, धम्मा एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन होगी, नहीं, सेकुलर ही थी, लेकिन फेयर, सबके लिए बराबर, इक्वालिटी। कि उसने जो महामंत्री जो धम्मा महामंत्री जो अपॉइंट किए हुए थे, ये ताकि बुद्धिस्ट पॉलिसी जो है, जो शांति की, जो पीस की, वो मैसेज जो है पूरी एम्पायर में फैलाएंगे।
उन्होंने बहुत सारे रॉक्स और पिलर एडिक्ट बनाए, जिससे मैसेजेस जो है नॉन वायलेंस का स्प्रेड हो, टॉलरेंस, एक दूसरे के लिए कास्ट के बेस पे कोई भेदभाव ना करे, रिलीजन बेस पे बने, एक दूसरे को टॉलरेट करना है, गुड गवर्नेंस के। उन्होंने वेलफेयर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए कि हॉस्पिटल्स बनाए, रोड बनाई, रेस्ट हाउसेस बनाए, सराय नहीं होती कि जहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं, ट्रेड जो लोग कर रहे हैं वो वहाँ पे ठहर सकते हैं। अशोका ने जो है बुद्धिस्ट मिशनरी श्रीलंका, सेंट्रल एशिया और ग्रीस तक भेजी। यही तो इसीलिए तो अशोका को जो है, ठीक है, सबसे बड़ा जो है प्रोमिनेंट बोला जाता है बुद्धिज्म का स्प्रेड होने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो अशोका था। ठीक है, तो ये सारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन था, रेवेन्यू सिस्टम था, और जो है आर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन थी, धम्मा था, ये को जुडिशरी एंड लॉ जो था वो क्या था, मौर्यन एम्पायर का था। तो चंद्रगुप्त के बाद हम आते हैं उनके लड़के जो बिंदुसारा पे। बिंदुसारा जो है सेकंड रूलर थे मौर्यन एम्पायर के, और ये किसके सन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। उन्होंने इस एम्पायर को और बड़ा किया कि साउथवर्ड, साउथ इंडिया की तरफ, महाराष्ट्र कर्नाटका की तरफ, और ये इन्होंने जो है स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाए फॉरेन पावर्स के साथ। हिस्टोरिक रिकॉर्ड जो है उनकी राइन के बारे में, उनकी जो रेन थी, जो उनकी जो हुकूमत थी वो बड़े ही कम है जितना उसके बाप और उसके बेटे के, ठीक है, इतने ज़्यादा हमें मिलते नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उनकी अर्ली लाइफ के बारे में सोचा जाए तो कहीं अराउंड 320 BC के अराउंड पैदा हुए। उनके बाप का नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य था, और पॉसिबली जो है दुर्धारा जो है उनकी माँ का नाम था। कुछ जैन टेक्स्ट ये चीज़ें हमें बताते हैं। एम्परर बने 297 BC में, जब चंद्रगुप्त ने जो है अपना एम्पायर छोड़ दिया और एक जैन मंक बन गए। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने फास्ट टू डेथ किया और बिंदुसारा को छोड़ दिया इस एम्पायर की देखरेख के लिए। इन्होंने अपना एम्पायर जो है और बड़ा किया दक्कन की तरफ, एक्सेप्ट तमिलनाडु का रीजन, बाकी पूरा कॉन्कर कर लिया, और 16 स्टेट को कॉन्कर किया, नर्मदा रिवर से लेके साउथर्न रीजन तक। तो बहुत बड़ा एम्पायर है। कालिंगा जो है उड़ीसा का, वो एक अलोता जो है वो इंडिपेंडेंट रह गया था, जो अशोका लेटर कॉन्कर करेंगे। ग्रीक सोर्स इसको रेफर करते हैं अमित रोचातीस, मतलब कि ग्रीक में ये इसे कहते हैं स्लेयर ऑफ एनिमीज, इंडिकेटिंग कि उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी की थी कि ग्रीक वाले लोग उसे क्या कह रहे हैं, स्लेयर ऑफ एनिमीज। ठीक है, दुश्मनों का खात्मा। रिलीजियस बिलीफ और पैट्रोनेज के बारे में अगर देखें तो जो बिंदुसारा थे वो आजीविका सेक्ट से बिलोंग करते थे। रिवाइवल जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का है, सपोर्ट किया, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को भी सपोर्ट करते थे, वैदिक कल्चर को भी सपोर्ट करते थे, हिंदुइज्म को, मतलब ओवरऑल ये सपोर्ट करते थे। मतलब एक सेकुलर व्यू था उनका स्टेट में जो है बादशाह का। ये नहीं कि अगर मैं बुद्धिस्ट तो सभी को होना चाहिए, या मैं जैन हूँ तो सभी को होना चाहिए, बाकी को रहने का कोई हक नहीं। नहीं, एक सेकुलरिस्ट जो है व्यू था, एक टॉलरेंट व्यू था, समझे, प्लूरल सोसाइटी में बिलीव करते थे। और डिड नॉट ये याद रखना, डिड नॉट अडॉप्ट बुद्धिज्म जिस तरह से जो है अशोका ने किया था, लाइक अशोका नहीं, उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया नहीं। जैन टेक्स्ट मेंशन करते हैं कि बिंदुसारा उन्होंने कंटिन्यू हिज फादर्स पैट्रोनेज ऑफ जैनिज्म बट पर्सनली फॉलोड आजीविका टीचिंग। काम उन्होंने जैनिज्म के लिए किया, लेकिन वो सपोर्ट हमेशा जो है अपना उनका पर्सनली वो फॉलो आजीविका जो टीचिंग है उसको करते थे। डिक्लाइन एंड सक्सेशन, देखो 273 BC में वो मरते हैं। अब उनके मरने का जो है वो अनक्लियर सर्कमस्टांसेस, उसके डेथ के बाद जो है सक्सेशन की जो लड़ाई है वो शुरू हो जाती है कि कौन गद्दी पे बैठेगा। आपने कहानियाँ भी सुनी होंगी। तो अशोका इमर्ज होते हैं, उसमें विक्टोरियस और एम्परर बनते हैं 268 में। तो सोचो कि अगर 268 और 273 कितना गैप है, 3 तो 5 साल का। ये 5 साल जो है मुझे ऐसा मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि सक्सेशन बैटल चली है। एग्जाम्पल कुछ टेक्स्ट ये भी सजेस्ट करते हैं अशोका ने अपने 99 भाइयों को मार के जो है वो थ्रोन पे आया, लेकिन ये डिबेटेबल है। 99 ब्रदर्स, इतनों का नाम भी कहीं मेंशन नहीं है, आधों का भी नहीं है एटलीस्ट, तो ये डिबेटेबल चीज़ है, बट ठीक है, हमने ये मान के चलना है। तो ये 5-6 साल जो है वो जो सक्सेशन बैटल चली, और फाइनली जो विक्टोरियस जो एमर्ज हुए वो अशोका थे। तो अशोका जो है 268 में जो है बादशाह बनते हैं, समझे, और 232 तक। अशोका जो है थर्ड और सबसे ग्रेटेस्ट मौर्यन एम्पायर के रूलर है, एम्परर है।
इनिशियली जो है वो एक बहुत बड़े फियर्स वॉरियर हुआ करते थे, लेकिन कालिंगा वॉर के बाद उन्होंने बुद्धिज़्म अपना लिया, नॉन वायलेंस का रास्ता अपना लिया, ठीक है। हिज रूल जो था कि मॉरल गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन जो है एफिशिएंट होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया पूरे एशिया में। अगर उनके अर्लियर लाइफ बोले तो अराउंड 304 BC के अराउंड वो पैदा हुए हैं। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, ठीक है। बाप का नाम बिंदुसारा था, मदर का नाम जो है सुभद्रांगी था, ठीक है। तो एम्परर बने 268 में, समझे, 36 साल की उम्र में, ठीक है। पहले उज्जैन के जो है वो गवर्नर भी थे। ब्रूटल स्ट्रगल के बाद थ्रोन के कुछ वो 99 ब्रदर वाला किस्सा है ना। कोरिनेशन ऑफिशियल जो क्राउन किया गया उन्हें 273 में किया गया। बादशाह तो वो 268 में ही बन जाना चाहिए था, लेकिन ऑफिशियली जो है 273 में बने। वही मैंने बताया ना, सक्सेशन बैटल के बाद। लेकिन कंसोलिडेट कर ली अपनी पावर 268 BC में उन्होंने कर ली थी। अशोका जो है इनिशियली इनको जो है चंद अशोका कहा जाता था। चंड अशोका हैं, ठीक है। चंड अशोका क्यों? क्योंकि क्रूअल अशोका भी लोग कहते थे, क्योंकि वो बहुत रुथलेस मेथड यूज करते थे बिफोर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। फिर आती है कालिंगा वो 261 में। जो कालिंगा का जो मॉडर्न डे उड़ीसा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लडशेड होता है, बहुत खून खराबा होता है, 1 लाख से ज़्यादा लोग मरते हैं और 1.5 लाख जो है वो डिपोर्टेड। अब अशोका जो है इस चीज़ से बहुत डीपली मूव्ड था, इस डायरेक्शन। ये जो इतनी डिस्ट्रक्शन हुई, इतनी वॉयलेंस के उन्होंने सारी ज़िंदगी वॉयलेंस छोड़ दी। हालांकि कालिंगा को नहीं छोड़ा, उनने अपने जो है एडमिनिस्ट्रेशन में वो रखी, ये नहीं कि कालिंगा वापस दे दिया बादशाह को, नहीं। लेकिन कालिंगा वॉर के बाद उन्होंने बुद्धिज़्म में जो है अपने आप को कन्वर्ट कर लिया और अडॉप्ट किया राइचियस रूल के सही रास्ता, ठीक है। अशोका के जो एडिक्ट है, जैसे रॉ का एडिक्ट है जो 8, वो डिस्क्राइब करती है उनका दुख जो कालिंगा वॉर का, और उनका डिसीजन के वो अब जो है नॉन वायलेंस का रास्ता, अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे, कभी ऐसा कत्ल नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं किसी को, ठीक। अशोका की जो धम्मा पॉलिसी थी कि मोरल और एथिकल गवर्नेंस ईमानदारी से होनी चाहिए, वो बुद्धिज़्म से आई थी। उसकी अहिंसा जो नॉन वायलेंस है, जो एक दूसरे मज़हब के लिए आप इंसान के पास टॉलरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी मज़हब के तुम नहीं बदल रहे, लेकिन दूसरे को भी तकलीफ ना दो। वेलफेयर पॉलिसी, अस्पताल बनाए, रोड्स बनाए, सड़कें बनाई, सराय बनाई लोगों के लिए। अब धम्मा महामंत्री को अपॉइंट किया गया कि ये वैल्यूज़ जो है लोगों में स्प्रेड करो। एनिमल सेक्रीफाइस को बैन कर दिया कि ये गलत चीज़ है, क्रूअल्टी है, और काइंडनेस, रहम दिली प्रमोट की। हॉस्पिटल, रोड, रेस्ट हाउस लोगों के लिए बनाए। अशोका के जो पिलर और रॉक एडिक्ट हैं, जो थ्रू आउट द कंट्री स्प्रेड है, जो हम आर्ट एंड कल्चर में बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक को, उन्होंने स्प्रेड किया धम्मा की फ़िलोसफी पूरे इंडिया में और उससे बाहर भी, श्रीलंका, चाइना एंड मंगोलिया तक, एंड साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया में, ग्रीक तक, ठीक है। स्प्रेड ऑफ इन उसने जो है मशीनरीज़ को भेजा, बुद्धिस्ट मशीनरीज़ को जो है बुद्धिज़्म के बारे में बताने के लिए श्रीलंका, सेंट्रल एशिया, इजिप्ट और ग्रीस में। उसके जो सन थे महिंदा और उनकी डॉटर जो थी संघमित्र, उनको जो है बुद्धिज़्म फैलाने के लिए श्रीलंका में भेजा। और ये भी कहा जाता है कि 84,000 स्तूपास बनाए, जो बुद्धिज़्म से जो है बुद्धा की डेथ के बाद जो है एक सिंबल ऑफ बुद्धिज़्म बन गया, ठीक है। इंक्लूडिंग जो सांची का स्तूपा है फेमस। उन्होंने 3rd जो है बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो क्या है ऑर्गेनाइज करवाई पाटलिपुत्र में। पहली किसने की थी? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसने की थी? अजात शत्रु ने। दूसरी किसने की थी? काल अशोका ने, ठीक है। तीसरी किसने की? अशोका ने। चौथी किसने की थी? कनिष्का ने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अशोका का जो बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस था उसने भी हेल्प किया बुद्धिज़्म को जो है एशिया में एक ग्लोबल रिलीजन बनाने में, तो उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अशोका के अगर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ें तो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट थी, मतलब वास्ट ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ एब्सोल्यूट पावर थी बादशाह की। उसने एम्पायर को वही प्रोविंसेस में, डिस्ट्रिक्ट्स में और विलेजेस में जो है वो डिवाइड किया हुआ था। अपॉइंट किए हुए थे राजुकास, महामंत्रीज, ठीक है, प्रादेशिक्स मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन। उसने ट्रेड को इम्प्रूव किया, एग्रीकल्चर को, इरिगेशन को एस्टेब्लिश किया, एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोड्स और रेस्ट हाउस और वेल्स ताकि ईजिली कनेक्ट किया जा सके किसको? एम्पायर को डिफरेंट पार्ट्स से। उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड जो है इम्प्रूव की अंडर अशोका और कनेक्ट किया उसे मेजर सिटीज़ के साथ, एम्पायर के साथ, ताकि ट्रेड जो है और एफिशिएंट हो सके, ठीक है। अशोका के जो इंस्क्रिप्शन और एडिक्ट्स है,
देखो पहला रूलर था जिसने इंस्क्रिप्शंस का यूज़ किया, मतलब प्रकृति लैंग्वेज जो है मगध की जो लोकल लैंग्वेज थी, जो आम लोग बोलते थे, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लोगों के साथ अपनी पॉलिसीज़, अपनी जो वो क्या करने वाला हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, कम्युनिकेट करने के लिए, एक आइडियल मेन क्या होता है वो बताने के लिए सोसाइटी को, ठीक है, जो हमें नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया में मिलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स के बारे में अगर देखें तो अशोका की जो लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ है, जो 4 लाइन वाली सिंबल है, जो अब इंडिया का नेशनल एम्बलम भी है, आपने देखा होगा ना, वो है। अगर एडिक्ट्स की बात करें, उसके कंटेंट और उसकी लोकेशंस की, तो कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। जैसे रॉक एडिक्ट 8वीं है, रिग्रेट अवर कालिंगा वॉर, जिसमें जो है वो कालिंगा वॉर के ऊपर अपना जो है अपना दुख दिखाते हैं, अपना रिग्रेट दिखाते हैं, ठीक है, अपना अफसोस जताते हैं। वो वेरियस लोकेशंस पे जो है ये डाली गई है। जो पिलर एडिक्ट है 7वीं जो पिलर एडिक्ट है, जिसमें धम्मा पॉलिसी और वेलफेयर के बारे में लोगों को बताते हैं, जो दिल्ली टोपरा, पहले टोपरा में थी हरियाणा में, वहाँ से दिल्ली में लाई है। किसने लाई है बताओ? फिरोज शाह तुगलक ने लाई है, किसने लाई है? माइनर एक रॉक एडिक्ट है, जिसमें पहली बार मेंशन इन्होंने किया बुद्धा का नाम, ठीक है, भद्रबाहु राजस्थान में मिलती है, ठीक है, सॉरी भद्रबाहु नहीं, बाबरू राजस्थान में मिलती है। कांदार की इंस्क्रिप्शन है अफगानिस्तान में, जो ग्रीक और आर्मेनिक स्क्रिप्ट है, वहाँ के लोग शायद ये लैंग्वेज बोलते होंगे, ग्रीक लैंग्वेज, तो इन्होंने जो है यहाँ पे, ठीक है, जो प्रूव करता है हमारा इंडो ग्रीक कॉन्टैक्ट, अब ये अफगानिस्तान में मिलती है। और भी बहुत सारी हैं, वो हम आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे। तो ये है। अगर मौर्यन एम्पायर की जो हम इकोनॉमी की बात करें तो वेल ऑर्गेनाइज थी, प्रॉस्पर इकोनॉमी थी, है ना, एग्रीकल्चर था, ट्रेड था, टैक्सेशन था, इंडस्ट्री थी, स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइजेस, मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो स्टेट कंट्रोल करती थी उन्हें। अर्थशास्त्र में चाणक्य जो है इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते, जैसे जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर एक मेन एक्टिविटीज़ थी, जो मेजोरिटी जो लोग थे उसके एम्पायर में वो फार्मर थे, किसान थे। किस तरह से लैंड से, ज़मीन से जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, 1/6 जो प्रोड्यूस किया जा रहा है टैक्स के फॉर्म में। इरिगेशन प्रोजेक्ट जो थे, जैसे वेल्स बनानी है, कैनाल्स बनानी है, अच्छा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे वो सारे जो है स्टेट बिल्ड करती थी, ताकि फार्मर्स को सपोर्ट किया जा सके, क्योंकि उनसे रेवेन्यू भी तो ले रहे हैं ना लैंड। स्टेट ओन लैंड थी, कुछ लैंड जो है वो कल्टीवेट पीजेंट्स के द्वारा की जाती थी स्टेट के बिहाफ पे, मतलब ज़मीन जो है सरकार की ज़मीन थी और पीजेंट्स उस पर उनके बिहाफ पे कलेक्ट करते थे। जैसे सुदर्शन लेक है जो गुजरात का, जो सुदर्शन लेक है गुजरात का, इसको किसने बनाया था? मौर्यन पीरियड में बना है, इरिगेशन के लिए बना था। जो इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट है, स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्री थी, जैसे माइनिंग है, मेटल का काम है, या टेक्सटाइल कपड़ों का काम है, या शिप बिल्डिंग का काम है, जहाज़ बनाने का, वो सारी जो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी ये स्टेट कंट्रोल करती थी। आर्टिशन और क्राफ्टमैन, ठीक है, जैसे प्रोड्यूस जो पोटरीज बर्तन बनाते थे, जो ज्वेलरीज बनाते थे, टेक्सटाइल, वेपन, ये भी सारे। गिल्ड, शिरनीज मतलब ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ मर्चेंट या ट्रेडर, जैसे यूनियन नहीं होती वैसे इन ये ऑर्गेनाइज, ये उस टाइम में शिरनीज होते थे, गिल्ड्स होती थी मर्चेंट की और आर्टिशंस की। और मयूरियन स्टेट जो है वो कंट्रोल करती थी माइंस, रेगुलेशन इशू करती थी कि कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, किस तरीके से लिविंग कंडीशंस होनी चाहिए। तो एक वेल एस्टेब्लिश जो है इकोनॉमी तो थी। अगर ट्रेड की बात करें तो एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क था। इंटरनली भी मैंने आपको ट्रंक रोड के बारे में बताया, मेजर सिटीज से रोड्स को कनेक्ट किया हुआ था, मतलब इंटरनल ट्रेड भी चल रहा है और एक्सटर्नल भी है। मेजर ट्रेड जो है रूट्स, जैसे ग्रेन ट्रंक रोड है जो पाटलिपुत्र को टेक्सिला तक, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, उससे कनेक्ट करते थे। एक्सपोर्ट करते थे कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन, आइवरी। इंपोर्ट करते थे गोल्ड, सिल्वर, हॉर्सेस, शराब, ग्रीक से, पर्शियन से, रीजन से। तो मौर्यन ने ट्रेड किया है ग्रीस, मेसोपोटामिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, इन सारे रीजन्स में, चाइना के साथ भी। टैक्सेशन मैंने बता दिया, वेल इन्फॉर्म था। जैसे भागा होता था लैंड टैक्स, कारा होता था जर्नल टैक्स जो लोगों पे लगाया जाता था। शुल्का कस्टम ड्यूटी ऑन ट्रेड। देखो शुल्का, अब शुल्का आ गया है तो कस्टम ड्यूटी है ट्रेड पे, कि ट्रेड कर रहे हो उस पर ड्यूटीज लगेगी। पाली जो है, पाली लैंग्वेज की नहीं अब बात हो रही है, टैक्स की बात हो रही है जो इरिगेशन पे लग रहा है, ठीक है। तो कौन कौन सा? भागा क्या है? लैंड टैक्स। कारा क्या है? जनरल टैक्स जो लोगों पे लगता है, जैसे आज इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है,
शुल्क जो है वो लगता था कस्टम ड्यूटी ट्रेड पे, पाली जो है वो इरिगेशन पे। तो ये याद रखना, अर्थशास्त्र जो है वो मेंशन करता है एक स्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, क्योंकि बिना रेवेन्यू के स्टेट नहीं चल सकती, बिना रेवेन्यू की इतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी नहीं बन सकती, बिना रेवेन्यू के जो है वेलफेयर स्कीम्स जो है वो नहीं लाई जा सकती लोगों के लिए, रोड कनेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता। ओके, करेंसी एंड कॉइन देखो, सिल्वर पंच मार्क कॉइन्स का यूज होता था, सिल्वर के में ऊपर निशान पंच, जैसे मुक्के का निशान होता है, जो कॉइन बनाते थे, जो मिंटिंग थी, मिंटिंग ऑफ कॉइन का जो बनाना है वो स्टेट कंट्रोल करते थे। बार्टर सिस्टम का भी यूज़ होता था, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ है कि मुझे गेहूँ चाहिए, दूसरा बोलेगा मुझे जो है चावल चाहिए तो चेंज करो, मुझे जो है बेरली चाहिए तो दूसरा बोलेगा मुझे सोयाबीन चाहिए, चेंज कर लेंगे। बार्टर सिस्टम का भी यूज़ मौर्यन एम्पायर में होता था। मौर्यन कॉइन्स में जो सिंबल्स होते थे वो सन के, ट्री के, एनिमल्स के, ये सिंबल्स हुआ करते थे। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के बारे में हमने देखा है कि वेल मेंटेन रोड थी जो ट्रेड और मिलिट्री मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। रेस्ट हाउसेस, धर्मशाला जो मैं बोल रहा था आपको, है ना, एंड माइलस्टोन अलोंग द हाईवेज, कि इतने टाइम हो गए, जैसे आज नहीं एक कितने किलोमीटर, इतना किलोमीटर, वैसे माइलस्टोन होते थे। अच्छा, जो रास्ते हैं उनमें बिल्डिंग्स बनी हुई जिसमें आप जा, धर्मशाला से जिसमें आप रह सकते हो। इनलैंड एंड मैरिटाइम ट्रेड, रिवर और कोस्टल पोर्ट्स बनाए गए थे ताकि जो कॉमर्स एक्टिविटीज़ है उसको और बूस्ट किया जा सके। जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड थी। अर्बन इकोनॉमी और अगर सिटी की बात करें तो मेजर जो सिटीज़ थी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, टैक्सीला है, सुवर्णनगरी है। मार्केट रेगुलेशन, स्टेट जो है मॉनिटर करती थी प्राइस और क्वालिटी, स्टेट मार्केट रेगुलेशन जो है वो स्टेट मॉनिटर करते थे कि इतना प्राइस होना चाहिए, क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। शॉप, बाजार और ट्रेड सेंटर जो है वो बड़े कॉमन थे। मेगास्थनी जो है वो डिस्क्राइब करते पाटलिपुत्र को एक वेल प्लान्ड सिटी, जहाँ पे मार्केट्स और वर्कशॉप्स हैं। ठीक है, अगर हम वैसे डिटेल देखेंगे तो हमने मेन चीज़ देखी ना कि 322 से जो है 398 तक जो है चंद्रगुप्त आए, फिर उनके बेटे 298 से 272 तक जो है बिंदुसारा आए, 278 से 232 अशोका आए। ठीक है, तो ये हमने मेन 3 लोगों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद भी आए 32 से 24 तक, जैसे दशरथ आए, 24 से 15 में जो है संपर्ति आए। लेकिन यहाँ अशोका के बाद जो है कहीं ना कहीं एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो एज़ कम्पेयर टू जितना बिंदुसारा, चंद्रगुप्त और अशोका ने जितने बड़े एम्पायर में जो है रूल किया था, उतना जो है इन्होंने नहीं किया। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट एम्पायर थे बिरिहदरथ। ठीक है, जो 180 से 180 को 7 साल इन्होंने रूल किया है। तो ये एम्पायर जो है 290 जो है 322 में शुरू हुआ और 180 में अराउंड 120 ईयर्स 140 ईयर्स जो है इन्होंने 140 ईयर्स इन्होंने जो है, नहीं ज़्यादा ही 298 से, ठीक है, इन्होंने 180 ईयर्स मैक्सिमम रूल किया। लेकिन ओरिजिनली जो है ये यहाँ तक बड़ा एम्पायर था। उसके बाद जो है एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। उसका रीज़न हम देखेंगे, क्या रीज़न है फॉल ऑफ मुगल एम्पायर का। जो इतना बड़ा एम्पायर बनाया और 400-500 साल हुकूमत करने की जगह एंशिएंट टाइम में, या ज़्यादा भी करने की जगह कम जो है वो कोलैप्स हो गया, जबकि उसके कंटेम्प्रेरी जो एम्पायर्स थे वो बहुत लंबा अरसा चले। चाहे रोमन रिपब्लिक देखो या रोमन एम्पायर देखो, बहुत लंबा अरसा चले। यहाँ क्या गलतियाँ हुई? सबसे बड़ी गलती थी कि वीक सक्सेसर ऑफ अशोका, जो अशोका के बाद जो लोग तख्त पे बैठे वो कमज़ोर थे। चाहे उसका सन ही ले लो दशरथ, या उसके लेटर रूलर थे, वो जो सेंट्रल अथॉरिटी, जो इतनी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी थी, उसको मेंटेन करने में कहीं ना कहीं फेल हो गए। जो एक करिज्मेटिक लीडर होता है ना, उसके बाद जाकर उसकी जगह खाली हो जाती है। इंटरनल पावर स्ट्रगल की वजह से भी जो इंस्टेबिलिटी आई वो तो अशोका के टाइम पे भी थी। अशोका की डेथ के बाद एम्पायर जो है छोटे छोटे रीजन्स में जो है वो टूट गया और इससे कमज़ोर हो गई सेंट्रल अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और वीक। अशोका की पॉलिसी थी नॉन वायलेंस की, और बुद्धिज़्म में है ना कहीं वो मिलिट्री जो एग्रेशन था जिससे इतना बड़ा एम्पायर बनाया था वो स्टॉप हो गया। और बिना मिलिट्री इन्फोर्स के एम्पायर चलते नहीं थे एंशिएंट और मेडिवल पीरियड। जैसे लोकल गवर्नर जो महामंत्री थे वो इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट एम्पायर बना लिया, लोकल रीजनल एम्पायर खड़े कर ली। जो वास्ट एम्पायर जो इतना डिफिकल्ट हो गया था वो मेंटेन और डिफेंड करने, जो जैसे डिस्टेंट प्रोविंसेस थे जैसे कालिंगा या टैक्सिला है, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया वीक मयूरियन रूलर के खिलाफ। टैक्सिला तो पहले भी रिवोल्ट किया था, लेकिन अशोका ने जो है जाकर वो थोड़ा उसको शांत कर दिया था जब गवर्नर था उज्जैन का।
इकोनॉमिक डिक्लाइन भी हो गया था, जो हाई टैक्स बर्डन फार्मर और ट्रेडर के। अशोका की जो वेलफेयर पॉलिसी थी हॉस्पिटल, रोड और स्टूपा बनाने की, कहीं ना कहीं उसने ट्रेजरी को जो है डिक्लाइन कर दिया था, औरंगजेब की तरह जो उसने ढक्कन में लड़ी थी फाइट। मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो कम कर दी थी, इससे जो है इन्वेजन के लिए वर्नरेबल हो गए थे। ब्राह्मण अपोजिशन और रिलीजियस शिफ्ट। अब अशोका जो है वो बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहा था, कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स को इस चीज़ से बड़ी नाराज़गी थी और बड़ा गुस्सा था। तो अशोका के बाद जो लेटर रूलर्स थे उन्होंने वैदिक ट्रेडिशंस को रिवाइव करने की कोशिश की, रिड्यूस करने की कोशिश की स्टेट का इन्फ्लुएंस जो बुद्धिज्म में, और रिलीजियस जो कन्फ्लिक्ट थे कंट्रीब्यूट किया इसकी इंस्टेबिलिटी को। समझे? मिलिट्री वीकनेस और एक्सटर्नल एग्रेशन। देखो अशोका के तो नॉन वायलेंस की पॉलिसी ने तो कमज़ोर कर दिया था जो मिलिट्री ट्रेडिशन जो चंद्रगुप्त ने सेटअप किया था इतनी बड़ी आर्मी के साथ। फॉरगन इन्वेजन भी स्टार्ट हो गया, जो ग्रीक्स, बैक्ट्रियन ग्रीक्स है, जो इंडो जो सेक्टियन है, इन्होंने और प्रेशर डाला नॉर्थ वेस्ट में, और एम्पायर कहीं ना कहीं फेल हो गया अपनी बॉर्डर्स को जो है प्रोटेक्ट करने में अशोका के बाद। जैसे जो बैक्ट्रियन रूलर है डिमेट्रियस, उन्होंने इन्वेड किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया से मयूरियन डिक्लाइन के बाद, वो हम पढ़ेंगे आगे। राइज ऑफ रीजनल पावर एंड रिवोल्ट। देखो प्रोविंसेस ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जैसे ही सेंट्रल पावर जो है कमज़ोर हुई। जैसे मुगल में सेंट्रल पावर औरंगजेब के बाद वीक हो गई, तो इंडिपेंडेंट बहुत सारे हैदराबाद निकला, मराठाज निकल गए, राजपूत निकल गए, ठीक है, अवध निकल गया, बंगाल निकल गया, तो इंडिपेंडेंट स्टेट बना ली। आंध्र प्रदेश किला जो है, कालिंगा है, पंजाब है, वो इंडिपेंडेंट किंगडम बना ली। जैसे शुंगास थे जो मगध में, शुंगास ने दोबारा मगध में जो है पावर कैप्चर कर ली। सतवानाज ने दक्कन में नई पावरफुल डायनेस्टी इमर्ज हो गई। तो पुष्यमित्र शुंगा जो मयूरियन जनरल थे, तो बाद में क्या किया, जो पुष्यमित्र शुंगा थे एक मौर्यन जो है जनरल थे, उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया लास्ट मौर्यन किंगडम को 1805 में। इसने क्या किया, मार दिया लास्ट मुगल एम्परर तो जो था बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ जो लास्ट मुगल एम्परर थे, क्योंकि बहुत कमज़ोर एंड इफेक्टिव थे, असैसिनेट कर दिया ओवरथ्रो में, और हिज ओन जनरल, ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा ने। और यहीं पे जो है मुगल डायनेस्टी का ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से शुंगा डायनेस्टी जो है स्टार्ट हो जाती है इमर्ज होना, ठीक है। तो जो पुष्यमित्र शुंगा थे उसने इस्टेब्लिश किया शुंगा एम्पायर, और इसने दोबारा से रिस्टोर किया ये बुद्धिज़्म जैनिज्म को ख़त्म करके रिस्टोर किया ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन। तो अगर कंक्लूजन देखें जो फॉल ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में, वो सिर्फ उसके जो है वीक सक्सेशन की वजह से, वो एडमिनिस्ट्रेशन चला नहीं पाया, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, जो वेलफेयर स्टेट और नॉन एग्रेशन और स्टूपास बना रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो उसकी वजह से जो है ट्रेजरी ड्रेन हो गई थी। रिलीजियस टेंशन जागी ब्राह्मण्स के बीच में, बुद्धिज़्म के बीच में, मिलिट्री वीकनेस की वजह से, फॉरेन इन्वेजन्स, तो ये सारा कुछ मिलकर जो है फिर जो है रीजनल अपराइजिंग्स जो बगावत हुई, इसने जो है फाइनली ओवरथ्रो किया बाई शुंगा ने 1985 में, ठीक है। तो ये मौर्यन एम्पायर का जो है, ठीक है, ये मौर्यन एम्पायर ने एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। किस तरीके से हमने चंद्रगुप्त का रोल पढ़ा, चाणक्य का रोल पढ़ा, फिर बिंदुसारा और अशोका के बाद जो है फिर हमने फॉल ऑफ पढ़ा, फिर इसके बीच में जो किस्से हुए, कैसी एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल लाइफ कैसी है, क्या काम किए इन्होंने, किस तरह से रेवेन्यू का कलेक्शन सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, इनका स्ट्रक्चर, सर्टिफिकेशन, ये सारा चीज़ जो है आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम जो है शुंगा डायनेस्टी, सतवानाज और जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अराउंड जो है कहाँ आ चुके हैं, 150 BC के अराउंड आ चुके हैं, ठीक है। देखो ना 150 BC के अराउंड हम लोग पहुंच चुके हैं, और हम यहाँ से कहाँ चलेंगे, यहाँ से अब 1 की तरफ चलेंगे, AD, ठीक है ना, या CA कॉमन एरा, ठीक है, BC बिफोर कॉमन एरा है ये, और अब हम कॉमन एरा की तरफ जाएंगे ये, ठीक है, AD। तो हम 150 ये एरिया कवर करेंगे अब 150 ईयर्स का, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे, फिर हम लोग 200 से लेकर नेक्स्ट 200 का 101 से लेकर 200 तक का करेंगे, फिर 200 से 500 तक का, ठीक है, गुप्ताज के टाइम तक, और फिर ये सारा चीज़ यहाँ जो है एक्यूमुलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग सक्सेसर स्टेट जो मौर्यन एम्पायर के बाद आया उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू, गुड बाय।